हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी का वॉल्यूम नंबर 3, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स एनालिसिस। तो आज मैं तुम्हें शुरू के जो 2 चैप्टर है, बिकॉज बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और 4 मार्क्स तक का वेटेज इन दोनों चैप्टर का, तो इन दोनों चैप्टर को वन गो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इट्स एनालिसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना अच्छे से। छोटा सा क्लास ये मतलब वीडियो रहेगा क्योंकि चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं, तो जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं हेडिंग सब हेडिंग के या टिक मार्क वाले जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक अजम्पशंस प्री रिक्विजिट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए ना कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं जो हिस्टोरिकल चलते हुए आ रहे हैं, जैसे गोइंग कंसर्न हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। तो इनको बोलते हैं क्लास पोस्टुलेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं क्लास? पोस्टुलेट्स, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी को बोलते हैं बेसिक अजम्पशन। Second question, which of the following statement is a tool of analysis of financial statements? तो financial statements के टूल कौन कौन से होते हैं? Comparative statements, common size statements, accounting ratios and cash flow statement। तो इन चारों में से यहाँ कौन कौन सा है? यहाँ पे सिर्फ एक ही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सेकंड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये तीनों है फाइनेंशियल अच्छा, ये चारों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन उसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ओनली द tools of analysis of financial statements. Which of the following is a tool of analysis of finance? यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा टूल है? एक रेशियो एनालिसिस टूल है ना। स्टेटमेंट ऑफ पेन टूल नहीं है, बैलेंस शीट टूल नहीं है, तो रेशियो एनालिसिस यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। रेशियोज भी टूल है। फ्रीडम टू चूज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, फ्रीडम है कि आप कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड चूज कर सकते हो। रेफर्स टू विच लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो आप सबको पता है पर्सनल बायस्ड, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है नॉट फ्री फ्रॉम बायस्ड, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं एक मैनेजर कहता है कि ये वाला मेथड लगाओ, दूसरा कहता है ये वाला, तो आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि हाँ यही वाला मेथड लगाओ, ये कहीं ना कहीं बायस रहता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ का। The tools of analysis of financial statement which helps to assess the profitability, solvency and efficiency of an enterprise is known as, ध्यान समझना, द टूल। तो टूल कौन कौन से? रेशियो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और कैश फ्लो। इनमें से वो कौन सा टूल है जो हेल्प करता है एसिस यानी स्टडी करने में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी? ऑब्वियसली रेशियोज के अंदर ही तो होता है, रेशियो के अंदर ही होता है कि कंपनी की एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को, सॉल्वेंसी को स्टडी किया जाता है। ओके, तो ये हो गया रेशियोज एनालिसिस। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इंट्रा फर्म कंपैरिजन है ना। ये भी क्वेश्चंस नहीं है, मैं थ्योरी में बता रहा हूं आपको। इंट्रा फर्म मतलब जब आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी से कर रहे हो, है ना। मैं अपना कंपैरिजन किसी और से कर रहा हूं, वो इंट्रा है। और इंटर फर्म कंपटीशन, इंटर फर्म कंपटीशन मतलब जब किसी दूसरे से अपना कंपैरिजन कर रहे हो। इंट्रा मतलब सेम, मैं फिर से बताता हूं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मैं अपनी बैलेंस शीट को अपनी पिछले साल की बैलेंस शीट से कंपेयर कर रहा हूं, वो हो गया इंट्रा फर्म। और इंटर फर्म क्या हो गया? जब मैं किसी और से कंपैरिजन कर रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर हम अपनी कंपनी का कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी से करते हैं तो उस तरह इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं, इंटर फर्म। और इंट्रा मतलब सेम, सेम ही कंपनी से नंबर ऑफ ईयर्स में परचेज हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायनामिक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल लाइक कंपैरेटिव। हॉरिजॉन्टल को डायनामिक भी बोलते हैं, और वर्टिकल एनालिसिस जो होता है उसको स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं। और वर्टिकल का एग्जांपल है कॉमन साइज, हॉरिजॉन्टल का क्या है? कंपैरेटिव। और वर्टिकल के अंदर क्या होता है पता है आपको? रेशियोज एग्जांपल है वर्टिकल का, ये स्टैटिक होता है। ये कुछ बेसिक बातें जहां से क्या पता कल को पूछ ले। स्टेटमेंट 1, फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटर, करेक्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसी के लिए होता है। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज दे प्रेजेंट द एक्सटेंट विच एक्सपेंडिचर हैव बीन मेड फॉर रिसोर्सेज इंटेंडेड टू जनरेट फ्यूचर इनफ्लो, इनकम एंड कैश फ्लो। देखो यार, उल्टी बात है, जो आप खर्चा करते हो है ना रिसोर्सेज के ऊपर जिससे आपको फ्यूचर इनकम आती है, वो इन्वेस्टिंग होता है, वो फाइनेंसिंग नहीं होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। 1 ट्रू 2 फॉल्स, तो बोथ बोथ वाले होंगे नहीं। 1 इनकरेक्ट नहीं, 1 करेक्ट और 7 2 इनकरेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। When an analyst analyzes the financial statements of an enterprise over a number of year, जो number of year होता है ना वो डायनामिक होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो नंबर ऑफ ईयर किस में आता है? उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि 7 का सी ऑप्शन करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन, कौन सा लिमिटेशन नहीं है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कंपनी, बिल्कुल ये करेक्ट है, सिर्फ रिपोर्ट्स को स्टडी करता है, आपके फ्यूचर की एबिलिटी के बारे में नहीं बताता फ्यूचर में कितना कमाओगे आप, राइट। इट डज नॉट कंसिडर प्राइस लेवल चेंजेस, करेक्ट है, ये भी ठीक है, ये दोनों ही लिमिटेशंस है। इट ascertain द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्लास ये बेनिफिट है, ये लिमिटेशंस थोड़ी है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लिमिटेशन नहीं है, तो ये कौन सा लिमिटेशन है कि ये आपको इंपोर्टेंस बताता है अलग अलग कंपोनेंट्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बेनिफिट के बारे में बताता है, तो ये लिमिटेशन थोड़ी है, ये तो एक तरीके से बेनिफिट वाली चीज है ना। 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड और सब हेड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना और इसको लिख के रखना। मैंने हेडिंग सब हेडिंग की एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करो ना हेडिंग सब हेडिंग वीडियो बाय सुनील पांडा, तो आपको हेडिंग सब हेडिंग की वीडियो मिल जाएगी। मैंने उसके अंदर मैक्सिमम हेडिंग सब हेडिंग जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे ना वो सब डाल रखे हैं हेडिंग सब हेडिंग के अंदर, आप उनको जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, और यहाँ पे भी मैंने जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो ले लिए हैं, तो आपको हेडिंग सब हेडिंग जानने में आसानी होगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट होता है, इसका जो मेन हेड होता है, ध्यान समझना, मेन हेड है नॉन करेंट एसेट और सब हेड क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये इसका सब हेड है। वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट मेन हेड है और सब हेड क्या है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर आता है वर्क इन प्रोग्रेस। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ये खाली वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर आपको पता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कमेंट में मुझे बताना, उसका हेडिंग सब हेडिंग क्या है, आगे आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। कैपिटल कॉल्स इन एडवांस, नॉन करेंट करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। 10th क्लास, ये भी आपको क्लासिफाई करना है। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज, ये भी क्या है, नॉन करंट एसेट का मेन हेड है, सब हेड है पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स, ये भी इंटेंजिबल्स एसेट है, ठीक है। लोन्स रीपेमेंट ऑन क्लास रीपेबल ऑन डिमांड, आप डिमांड पे लोन रीपेबल करते हो या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ये सब आता है करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आप रीपे करोगे डिमांड में, मतलब साल भर के अंदर रीपे कर देना है, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। अक्रूड इनकम, कमाया लेकिन मिला नहीं है, करंट एसेट और सब हेड क्या आएगा, अदर करंट एसेट। तो आप हेडिंग डालना, मतलब कॉलम बनाना, मेन हेड के कॉलम बनाना सब हेड का और लिख देना। ओके, आपको बोला हुआ मेजर हेड और सब हेड आपको लिखना है, तो मेजर हेड एक कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनेगा सब हेड, आप कर लोगे, बहुत दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एक बार वीडियो पॉज करके ना खुद सोचो बनाने का कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे आएगा, एक बार खुद सोचो, ठीक है। सबसे पहला करंट मैच्योरिटी ऑन लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटीज ऑन लॉन्ग टर्म डेट, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। आपने लंबे समय के लिए उधार तो लिया था लेकिन अभी जो पेमेंट है नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है, तो 12 महीने के अंदर पेमेंट करनी है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा। फर्नीचर फिक्सचर क्या आएगा, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड टेंजिबल्स, ठीक है, ये टेंजिबल्स के अंदर आएगा सब हेड। प्रोविजन फॉर वारंटीज, नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और जो मेन हेड है वो नॉन करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर वारंटी साल सीबीएसई के सिलेबस में भी, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था, ठीक है। इनकम रिसीव, एडवांस इनकम, करंट लायबिलिटी और सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल एडवांसेस, नॉन करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, ध्यान रखना ये लोन दिया है, कैपिटल एडवांसेस मतलब आपने लंबे समय के लिए उधार दिया है, ओके। तो नॉन करंट एसेट्स आएगा, मेन हेड, सब हेड है लॉन्ग टर्म एडवांसेस। एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, जो आपने एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, आपने एडवांस दिया था जो कि कैश में रिकवरेबल है विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, है ना, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आएगा करंट एसेट और इसके अंदर आएगा शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, ये आपने एडवांस यानी लोन आपने दिया था, ठीक है, तो वो था कैपिटल एडवांस आएगा नॉन करंट और ये आएगा शॉर्ट करंट, ठीक है। करंट एसेट आएगा और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, लिख लो, ये सारे तो मैंने लिखवा ही दिया आपको। डन है क्लास यहाँ तक, करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन, एडवांसेस हो गया। 12 क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर मेजर हेड एंड सब हेड, आपको बैलेंस शीट के आइटम्स हैं ये, मेजर हेड सब हेड बताना है। लूज टूल करंट एसेट के अंदर आता है और इन्वेंट्री, सब हेड क्या है, इन्वेंट्री। लूज टूल, स्टोर, स्पेयर पार्ट सब इन्वेंट्री के अंदर आता है। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, आप डिमांड पे लोन की रीपेमेंट कर रहे हो तो ये करंट लायबिलिटी है
और सब हेड क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मैं रफ में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखना एग्जामिनेशन में। प्रोविजंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन बनाया है ना रिटायरमेंट बेनिफिट यानी लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट असेट है ना, प्रीपेड कोई भी प्रीपेड हो, करंट असेट है और अदर करंट असेट सब हेड आएगा। कैपिटल एडवांसेस अभी बताया था, नॉन करंट असेट है कैपिटल एडवांसेस, कैपिटल एडवांसेस नॉन करंट असेट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांस मतलब दिया है, लोन लिया नहीं है। शेयर्स है तो नॉन करंट असेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो ये कैसा इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मेन हेड क्या है, नॉन करंट असेट्स। आपने शेयर्स खरीदा किसी कंपनी का तो इन्वेस्टमेंट ही तो है ये, और क्या है। अंडर विच द मेजर हेड सब हेड, यहां भी आपको ये बताना है। डिजाइन, तो जो भी डिजाइन है वो क्या है, नॉन करंट असेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स। अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, अनपेड डिविडेंड हो, प्रपोज डिविडेंड हो, वो सब करंट उसके। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड ना आजकल बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, वो फुटनोट में आता है नए रूल के अकॉर्डिंग, तो प्रपोज डिविडेंड फुटनोट्स के अंदर आएगा। अनक्लेम डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड ये है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बताओ क्लास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये हो गया नॉन करंट असेट्स। देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, कोई असेट्स अंडर डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नॉन करंट असेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड टेंजिबल्स, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड टेंजिबल्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कैपिटल एडवांसेस, तो ये बताई दे कितनी बार आ चुका है, नॉन करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इनकम रिसीव एडवांस करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। स्टोर स्पेयर्स क्या होता है, करंट असेट्स और इन्वेंटरी। मेन हेड है करंट असेट्स, सब हेड क्या इन्वेंटरी। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन आपको, छोटी छोटी चीजें, मतलब जनरली 6 पॉइंट देगा तो 3 नंबर का होगा, आधे आधे नंबर के जो सेम सेम से पॉइंट थे ना वो मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, हटा दिए। अच्छा, बैंक बैलेंस क्या आएगा, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स, देखो पब्लिक डिपॉजिट हो, डिबेंचर्स हो, है ना, पब्लिक डिपॉजिट हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, डिबेंचर्स हो, ये नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना। डिबेंचर्स हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, वो नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट किसके अंदर आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म लोन्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जितनी भी हेडिंग सब हेडिंग बन सकती है मैक्सिमम, वो मैंने सब यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बाकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से माइनस करके आता है, कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें हैं। और अनक्लेम डिविडेंड अनपेड डिविडेंड तो बता ही दिया आपको, गुडविल बता दिया, माइनिंग राइट्स वो सब इंटेंजिबल्स है, पीपी इन इंटेंजिबल्स, मेन हेड है करंट एसेट्स। ओके तो यहाँ तक अच्छे से क्लास कर लेना, मैंने एक एक करके सारे पॉइंट्स बता दिए और 15 क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा चैप्टर एंड हो गया, शुरू के 2 चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेशियोज कराऊंगा, कंपैरेटिव कॉमन साइज कराऊंगा, कैश फ्लो कराऊंगा अगली 3 क्लासेस के अंदर, और हम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एक भी दिन डिले नहीं हो रहा क्रैश कोर्स के अंदर, डेली बेसिस में मैं वीडियोस बना रहा हूँ सारी चीज़ों को छोड़ के। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।